Yes, children, now we start with the magnetic field due to current carrying circular coil on its axial line. In the previous lecture, in the previous video, we have just derived an expression for the magnetic field at the center of the current carrying circular coil, and now we come to the magnetic field on its axial line. ठीक है, एक्सियल लाइन पर निकालते हैं. कल हमने इसमें सर्कुलर, पिछले लेक्चर में हमने जो निकाला था वो सर्कुलर कॉइल पे निकाला था के सेंटर पर, और अब हम किस पे ले रहे हैं, एक्सियल लाइन पर ले रहे हैं. देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ये भी सिखाया था कि कोई भी अगर सर्कुलर कॉइल है तो वो दो तरीके से, दो साइड से उसमें अगर देखते हैं तो करंट की डायरेक्शन अलग अलग आती है. अगर इधर से देखते हैं तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है सपोज, और दूसरी साइड से देखने पर किधर है, क्लॉकवाइज. और ये भी हमने बताया था कि ये इधर से नॉर्थ पोल बनता है और इधर से कौन सा पोल बनता है, साउथ पोल बनता है. ऐसे करके हमने सबको सिखा दिया था, समझा दिया था. तो हमें ये फाइनल कंक्लूजन हो गया था, एवरी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, और इसमें नॉर्थ पोल बनता है. अगर ये कोई कॉइल आप लेते हैं, ये कोई सर्कुलर कॉइल है, इसमें से करंट फ्लो कराएं, अगर ये वाली डायरेक्शन आप देखते हैं तो कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है, इधर साउथ पोल बनेगा. और अगर इस साइड से आप देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा. देन इट विल एक्ट एज ए मैग्नेट की तरह काम करेगा. अब हम इसके एक्सियल लाइन पर निकालना चाहते हैं. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, स्पेशली इसमें 3D डायग्राम होगा. ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले क्या इमेजिन करना पड़ेगा, एक सर्कुलर कॉइल. इस सर्कुलर कॉइल का वही ए मान लीजिए रेडियस है, ये सेंटर ओ है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है. एक्स डिस्टेंस यहाँ से मान सकते हो आप, एक्स मान लीजिए, आर मान लीजिए, डजेंट मैटर. और यहाँ से आपको पी पॉइंट है, ये आपको क्या है, एक्सियल लाइन है. ये एक्सियल लाइन आप जानते हैं, अगर ये कॉइल होता है तो एक्सियल लाइन एक्सिस क्या होता है, ये एक्सिस होता है जो सेंटर से पास होता है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसको आप एक्सिस कहते हैं. अब ये आपने ऐसे कर दिया. देखिए, ये डायग्राम या तो आप ऐसे समझेंगे या इस डायग्राम को ऐसे इमेजिन करें. पहले से आप समझ के चलना, या तो आप इस डायग्राम को ऐसे मान लीजिए या इस तरीके से मान लीजिए. अगर इस तरीके से मानते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है वो P होगा और ये सेंटर है, और हमें बायट-सेवर्ट लॉ लगाना है. बायट-सेवर्ट लॉ एक बार फिर बताते हैं, कल भी बताया था हमने. ये Mn एलिमेंट है कोई, और इसकी वजह से R वेक्टर है, और ये P पॉइंट है, ये एंगल थीटा है, और इसमें dB निकालते हो μ0/4 पाई IDL sin θ/r². ये फॉर्मूला है. तो ये हमें यहाँ अप्लाई करना है. सबसे पहले तो एक स्मॉल करंट एलिमेंट आप कंसीडर करते हैं, और ये करंट एलिमेंट मान लीजिए है आपका Mn, और कौन सा है, ये IDL वेक्टर है. ये आपका करंट एलिमेंट. अब हमें करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ का R वेक्टर डिस्टेंस चाहिए. अब ये कैसे करेंगे, यहाँ से आप इसको कनेक्ट करेंगे P पॉइंट से, और जो ये आपने P पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, ये डिस्टेंस मान लीजिए R है, और इस R को अगर आप समझे तो क्या बनेगा, x² + y², ये बनेगा. तो ये एक एलिमेंट आपने माना है, Mn एलिमेंट. और अब इसमें ये एंगल आपको देखना है, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल बनेगा. पहले हम यही समझाते हैं कि एंगल 90 डिग्री कैसे बनेगा. इसमें थीटा 90 होगा. कैसे 90 होगा, देखिए इसमें डायरेक्शन सबसे पहले आपने कौन सी मानी, एंटी क्लॉकवाइज. तो पहली लाइन में तो आप क्या बता रहे हैं, हमने क्या इमेजिन किया है, वी हैव अज्यूम्ड अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस a कैरिंग करंट I, और कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन. अगर पॉइंट P की तरफ से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे देन इट इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इट्स आवर चॉइस, आइदर वी कैन टेक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. वो तो हमने जान लिया है. एंटी क्लॉकवाइज है तो अवे आएगा, क्लॉकवाइज है तो टुवर्ड्स आएगा. डायग्राम बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मान लिया. अब हमें ये समझना है ये एंगल 90 डिग्री कैसे हुआ. देखो, बेसिकली आपने ये डायग्राम बनाया कि डायग्राम ऐसे ही एक्सियल लाइन है. अच्छा देखिए, ये हम अगर इससे पेंसिल से मान ले तो एक्सियल लाइन मान सकते हो. ये तो एक्सियल लाइन हो गई, ये एक्सियल लाइन हो गई, और इस पॉइंट पे निकालना है. अब इसमें टेंजेंट क्या बनेगा, ये बनेगा. देखो, ये जो हमने मार्कर रखा है, मार्कर इज आइडियल. ये डायग्राम अगर आप ऐसे लेते हो तो आइडियल ऐसे बनेगा, और अगर ऐसे लेते हैं तो इस तरीके से बनेगा. और यहाँ पर ये जो पेन है, इस पेन को हम यहाँ रखते हैं, ये R बनेगा. ये जो ग्रीन पेन है ये क्या है, R है. अगर आप फ्रंट का डायग्राम लेते हैं तो ऐसे लेते हैं. देखो, और अब इस ग्रीन पेन में और इसमें बताइए मार्कर के बीच में कितना एंगल है. ये जो ग्रीन पेन है और जो मार्कर है इसके बीच में 90 डिग्री है कि नहीं, ये वाला एंगल, ये देखो 90 डिग्री हो गया कि नहीं. तो ये 90 डिग्री एंगल है बेसिकली. ये डायग्राम ऐसे है. जो आपको Mn एलिमेंट दिख रहा है, ये तो है मार्कर. मार्कर तो Mn हो गया जो अलोंग द टेंजेंट है. पेंसिल दिख रही है x, और ये वाला जो पेन है, जो ग्रीन पेन हमने बनाया है, ये जो ग्रीन पेन बनाया है, ये है कंडीशन. अब बताओ, इस ग्रीन पेन में और ये जो मार्कर है इसके बीच में कितना एंगल है,
दोनों 90 डिग्री है कि नहीं। तो ये जो mn एलिमेंट मार्कर इंडिकेट कर रहा है r के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया है, और यही जो 90 डिग्री का एंगल है ये हमने इसमें दिखाया है। तो एक बात तो इसमें ये समझनी थी, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इसमें हम इसको आगे कंटिन्यू कराते हैं। तो ये तो इतना लिख लेंगे, लेट अस कंसीडर ए करंट, वो तो सब चीजें आपके पास नोट्स में हम लिखवा देते हैं, नोट्स में सब चीजें हो जाती हैं। यहाँ इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहले आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एम। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट, विच एलिमेंट, एम एन एलिमेंट की वजह से लेना चाहते हैं। एम एन एलिमेंट की वजह से अगर लेना चाहते हैं तो डीबी बताइए कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो रहेगा ही रहेगा, आई डी एल भी रहेगा, थीटा को आपने 90 बता दिया है, अपॉन आर स्क्वायर कर दिया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और आर स्क्वायर की भी वैल्यू रख दीजिए, चलिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या है, इसका रेडियस है। सेट इज इक्वेशन नंबर 1। बोलो इतनी बात समझ आई। आर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये इसका अंडर रूट है तो अंडर रूट कट जाएगा यहाँ से स्क्वायर। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल बताया, राइट हैंड पाम रूल बताया। फिर हमें समझना पड़ेगा, ये आपने लिया था, क्या था ये कॉइल, ये क्या था स्मॉल करंट एलिमेंट, कहां पे निकालना था आपको, पी पॉइंट पर। पी पॉइंट कहां है हमारा, ये है, ये पॉइंट पी है। अब बताओ डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाएंगे। राइट हैंड पाम रूल में थंब किधर बताया था हमने, करंट की तरफ। ये टिप कहां पे रखना था, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, टिप पे क्या बनता है, परपेंडिकुलर। देखो हम रखने जा रहे हैं, ये देखो ध्यान से, थंब किधर है, एलिमेंट की तरफ, मार्कर की तरफ। ये वाला हिस्सा कहां रखा हमने, किस पे रखा, एंड पर, ये टिप पर रखा, और इस पे क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। बताइए कैसे बनेगा परपेंडिकुलर, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया परपेंडिकुलर। तो जो पेंसिल है ये क्या, राइट हैंड पाम रूल से पेंसिल क्या दिखाएगी, pencil will show the direction of magnetic field dB because this green pen will indicate this R and this marker indicate IDL। ये DL हो गया, ये coil हो गई, यहाँ पर ये magnetic field हो गया, किससे, राइट हैंड पाम रूल से। यहाँ हमने राइट हैंड पाम रूल अप्लाई किया, यहाँ हमने फिंगर का टिप रखा, इस पे परपेंडिकुलर बनाया, ये डायरेक्शन बनी। तो ये थोड़ा मुश्किल काम था समझना, अब इस डायग्राम से की हेल्प से आसानी से समझ आ गया। अब ये हमने डीबी वेक्टर बना दिया, ठीक है, ये डीबी वेक्टर बन गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। डायरेक्शन को लिख देंगे एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। डायरेक्शन हमने किस में दिखाई, फिगर में दिखाई, ठीक है, ओके। अब हम दूसरा स्टेप लेंगे, एक और स्टेप लेंगे, इसके अपोजिट एलिमेंट एक यहां कंसीडर करोगे, और ये भी आपका एम डैश एन डैश एलिमेंट अगर ले लें, इसको भी आइडियल लेंथ का लेंगे, और यहां भी रेडियस आपका ए होगा, और ये पॉइंट सेंटर है इसमें, और यहां से अगर इसको मिलाओगे ये अगेन आर बन जाएगा आपका, और ये जो एंगल बनेगा ये भी 90 बनेगा। क्यों, ये जो कॉइल है देखो, अगर हम नीचे की साइड से जा रहे हैं, अब हम नीचे की साइड जा रहे हैं, और ये हमने एलिमेंट बनाया, देखो ये वाला एलिमेंट बनाया, ये एलिमेंट कौन सा हो गया, डीएल हो गया, और ये क्या हुआ, इसमें आर हो गया। अब बताओ मार्कर के और ग्रीन पेन के बीच में कितना एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो ये एंगल फिर 90 बना, और यहां से हमने इसको ये 90 डिग्री शो करने के बाद हमने दिखाया, ये तो हो गया ड्यू टू किस एलिमेंट की वजह से, एम है। अब हम किसकी वजह से ले रहे हैं, ड्यू टू एम डैश एन डैश, ये डीबी डैश मान लीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और ये भी सेम आएगा अपॉन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डायरेक्शन जब इसमें निकालोगे तो ये डायरेक्शन आ जाएगी इसकी, ये डायरेक्शन आ जाएगी इसमें, ये डीबी डैश आ जाएगा, ये डीबी डैश हो गया। इसमें जब आप बनाओगे तो किधर बनेगा, परपेंडिकुलर नीचे, और इस पे किधर बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये डीबी डैश है, ये डीबी है, दो अपोजिट एलिमेंट है, इनकी वजह से निकाला। इसमें भी हम लिख सकते हैं डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, फिगर में जो डायरेक्शन दिखाई है वो डायरेक्शन इसमें आ गई है। तो बच्चों दो स्टेप आ गए इसमें, एक एलिमेंट हमने ये माना, अभी हम बताएंगे दो एलिमेंट क्यों मान रहे हैं, इसमें एक एलिमेंट से कैसे बात नहीं बनेगी। हमने ये देखा कि जितने भी एलिमेंट्स मानेंगे उनकी वजह से, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग आएगी। और वेक्टर तो ये कहता है कि अगर आपको वेक्टर सम लेना है, ऐड करना है, तो ऐड तभी कर सकते हैं जब सारे किस डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। तो अब यहां हमें प्रॉब्लम आ गई, अब हम इसको इंटीग्रेट डीबी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इंटीग्रेट डीबी, बिकॉज दिस डीबी इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन। जैसे जब कॉइल के सेंटर पे आप ले रहे थे तो जितने भी आप एलिमेंट कंसीडर करेंगे सबकी डायरेक्शन कैसी थी, सेम डायरेक्शन में। तो इंटीग्रेशन वाला काम ही आपका क्या था, तो इंटीग्रेशन को हमें वेक्टर के साथ कनेक्ट करना है। वेक्टर तो हमें ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, डीबी और डीबी डैश,
जब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, मान लीजिए ये एंगल आपका अल्फा है और अगर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ से ये 90 डिग्री बनाइए, इसका ज्योमेट्री से लीजिए 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा और ये एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फा। और डीबी का एलिमेंट लो, डीबी का एलिमेंट आएगा, ये आएगा डीबी कॉस अल्फा और ये आएगा आपका डीबी साइन अल्फा। ठीक है, अल्फा की साइड कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा हो गया तो ये कितना हो गया अल्फा, क्यों डीबी इस पे लाइन पे कैसा है परपेंडिकुलर, और ये 90 माइनस अल्फा हो गया तो डीबी को रिजॉल्व कर दिया डीबी कॉस अल्फा एंड डीबी साइन अल्फा। और यहां से डीबी डैश को भी करो, ये डीबी डैश कॉस अल्फा आएगा और इसमें भी एंगल अल्फा बनेगा, ये भी अल्फा होगा तो रिंग है पूरा, और ये एलिमेंट बनेगा डीबी डैश साइन अल्फा, ये बनेगा इसमें। ठीक है, अब ऐसा करने का एडवांटेज क्या मिलेगा, सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड dB इज इक्वल टू dB डैश, और अगर dB डैश के इक्वल है तो इसमें बच्चों देखिए dB cos अल्फा और dB डैश cos अल्फा दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट हैं, तो दीज टू कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट, और dB sin अल्फा और dB डैश sin अल्फा दोनों कैसे हो गए, सेम डायरेक्शन। अब देखो जो प्रॉब्लम थी, dB और dB डैश जो सेम डायरेक्शन में नहीं थे, वेक्टर के अकॉर्डिंग इनका सम नहीं ले सकते थे, इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया आपने। वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एलिमेंट का कैंसिल हो गया, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में आ गए। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं dB sin अल्फा को। अब जरा समझिए बच्चों, अब हम समझने की बात यह है, अगर हम अगला एलिमेंट लेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट के अपोजिट एलिमेंट आएगा, उसका भी वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। फिर कोई थर्ड एलिमेंट लेंगे, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो जिन एलिमेंट से मिलकर के ये कॉइल बनी हुई है उन सबके वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल होते चले जाएंगे, और कौन से कंपोनेंट बचेंगे, सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे। ये तो केवल एक पेयर लिया ना आपने, ऐसे तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं। तो जितने भी पेयर बनेंगे एलिमेंट के, वन एलिमेंट और उसका जो अपोजिट साइड का एलिमेंट होगा, दे विल देयर वर्टिकल कंपोनेंट विल बी कैंसल आउट, ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर लेफ्ट। ठीक है, और जब पूरे रिंग के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कहते हैं आप नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये आपका पॉइंट पी पहले से मार्क्ड है, तो ये बनेगा B इज इक्वल टू इंटीग्रल dB साइन अल्फा। ये बात समझ आए, dB साइन अल्फा क्यों हुआ, तो यहाँ dB साइन अल्फा प्लस dB साइन अल्फा 2 dB साइन अल्फा मत कर देना, क्यों 2 तो किसके लिए आएगा, केवल एक एलिमेंट और उसके अपोजिट एलिमेंट की वजह से है। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सबका एडिशन होगा, फिर dB डबल डैश आएगा, dB ट्रिपल डैश आएगा, dB 4 डैश आएगा, इस तरह से सारे एलिमेंट इसी डायरेक्शन में आएंगे, सबके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। और जब सारे एलिमेंट्स को आप ऐड करोगे तो उस ऐड करने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेट कहते हैं। दैट्स व्हाई फॉर्मूला इज dB साइन अल्फा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें कि इंटीग्रल dB इज कन्वर्टेड इनटू dB साइन अल्फा। दिस इज द रीजन। ये थोड़ा सा हमने इसको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट था ये पोर्शन, ये हमें समझ आ गया, बिकॉज dB sin अल्फा इज द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। dB इज नॉट इन द सेम डायरेक्शन, dB sin अल्फा इन द सेम डायरेक्शन। सबके dB sin अल्फा सेम डायरेक्शन में आते चले जाएंगे और ये सब ऐड होते चले जाएंगे, पूरे रिंग जिससे मिलकर बना है। वैल्यू रखिए dB की कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां से साइन अल्फा निकाल सकते हैं कि नहीं, साइन अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, अच्छा जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, i बाहर आ जाएगा, a भी बाहर आ गया आपका, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 बन गई, और यहाँ के कितना बनेगा बच्चों, dl बन जाएगा। ठीक है, 3/2 कैसा होगा, 1 और 1/2 ऐड हो गए, और इंटीग्रल dl कितना है, इसकी भी वैल्यू रख देते हैं, i a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2, और यहाँ बनेगा 2 पाई a, और इसको हम इक्वेशन नंबर अभी 3 कह दीजिए, और इसी को आगे सॉल्व कर दीजिए, ये बनेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2 b बन गया, ये बन गया। और डायरेक्शन किधर आई, डायरेक्शन किधर है बच्चों, अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, और किधर आया, अगर ये देखो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ पोल है कि नहीं, और नॉर्थ पोल से किधर बताया अवे, बोलो अवे आ गया कि नहीं, इस डायरेक्शन में अवे आया,
तो यानी कि जो रूल था हमारा उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल हमने सही अप्लाई किया है। इट इज अवे फ्रॉम, ये कौन सा पोल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में, नॉर्थ पोल बनेगा और ये किधर जाएगा, अवे जाएगा, तो दैट इज अवे। ये तो हो गया अलोंग द एक्सिस, और जो अलोंग द एक्सिस आपने लिखा है किधर हो जाएगा, अवे फ्रॉम द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल। ये डेरिवेशन हो गया बच्चों। तो देखिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया आपको, B इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कहां से, सेंटर ऑफ द कॉइल। ए क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइल। आई क्या है इसमें, करंट। और म्यू नॉट क्या है इसमें, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस। अच्छा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था सब बच्चों को। बेसिकली मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट एप्सिलॉन था, ऐसे ही म्यू किसका है, मैग्नेटिज्म का है। क्यों है मैग्नेटिज्म का, अगर बीच में कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए तो उसमें से जो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी उसका मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड फॉर किसके लिए, फ्री स्पेस और वैक्यूम। बीच में कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रखा हुआ है। मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जिसका कोई मैग्नेटिक बिहेवियर बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पास होती हैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल से, उसकी वजह से ये डीबी चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। जैसे हमने एप्सिलॉन नॉट की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन करते थे। तो ये वही टेक्निक हमने रखी है। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये डायग्राम हमने बनाया, इससे हमने डायरेक्ट कर दिया। अब चलिए इसमें और थोड़ा सा आगे हम इसको एक्सटेंड करते हैं। और अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। ये वाले स्टेप क्लियर हो गए, पहला मैग्नेटिक फील्ड निकाला, दूसरा निकाला हमने डीबी साइन अल्फा कैसे आया। अब इसमें लिख देंगे स्टोरी, अगर डेरिवेशन आता है तो बता देंगे कि डीबी को रिजॉल्व किया, डीबी कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको रिजॉल्व किया, उसके बाद दो कंपोनेंट बने, वर्टिकल कैंसिल हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचे। फिर एक लाइन में लिखेंगे ऐसे तो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन सभी के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होंगे, सभी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे, और जितने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे सबको हम ऐड करने को इंटीग्रेट करना कहते हैं। वो हमने इंटीग्रेट कर दिया डीबी साइन अल्फा, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसको देखिए हम इक्वेशन नंबर 3 से चलते हैं। फिर अगेन आई एम जस्ट टेकिंग इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। क्या करते हैं हम इक्वेशन 3 से, देखिए हमने b को लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसे ही रहने दीजिए। a और a क्या होता है, a स्क्वायर होता है, और पाई यहां लगा दिया आपने, और 2 को आपने ऐसे रख दिया। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे कितना बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। बोलो राइट। ये हुआ ड्यू टू वन टर्म, इक्वेशन नंबर 5। फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द कॉइल, अगर किसी कॉइल में, ये तो सिंगल टर्म है, अगर ऐसे ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स बन जाए n, एक बार भी आपने लॉन्ग बाय, पहले एक टर्न, फिर दूसरा टर्न, फिर थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो बोलो b कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस n से मल्टीप्लाई। एंड व्हाट अबाउट पाई a स्क्वायर, a is the radius of the circular coil, then pi a square is equal to a, I is also there, I भी था यहाँ पर, ये I ऐसा रहेगा, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। और ये जो ni है इसको नई क्वांटिटी का नाम हम दे रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस m अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2, एंड दिस वेयर m इज NIA, और इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, दिस इज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड इट। दिस इज ए मैग्नेटिक डाइपोल, फॉर्मूला भी बता रहा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बता रही है मैग्नेटिक डाइपोल है। और ये जो ब्रैकेट है इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ट्वाइस m अपॉन दिस वन। और क्यों कहते हैं, देखिए इसका एक सिमिलरिटी बनाते हैं। अभी ये फॉर्मूला बन गया है। अगर ये मान लीजिए, इफ स्पेशल केस लीजिए, क्या लेते हैं, इफ x इज वेरी मच ग्रेटर देन a, रेडियस स्मॉल है और x ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस पे ले रहे हैं एक्सियल लाइन पर, तो बताइए b कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस m अपॉन x क्यूब हो जाएगा कि नहीं। a क्या हो गया, x के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x क्यूब बच जाएगा। ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आ जाइए, क्या था फॉर्मूला, ये था माइनस क्यू, और ये क्या था आपका प्लस क्यू, और ये सेंटर से मान लीजिए डिस्टेंस था x, ये एक्सियल लाइन, और यहाँ आपने E निकाला था एक्सियल लाइन पे, बताइए कितना आया था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन क्या आया था, x क्यूब, ये आया था E एक्सियल लाइन का। जरा देखना इस फॉर्मूले को मिलाना, E की जगह क्या आया, b,
कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जगह क्या आया, कांस्टेंट ऑफ मैग्नेटिक, 2 की जगह 2 है, P की जगह क्या आया, M आया। तो P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, और M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, डिवाइडेड बाय क्या है, x क्यूब है। तो दोनों के लिए सिमिलरिटी है, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हैं कुछ उसी तरह के रिजल्ट्स यहां भी निकल के आए। जो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता था इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, बिल्कुल उसी के सिमिलर एक और एक्सप्रेशन आपकी आ गई है, उसी से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये सिमेट्री बताती है कि अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ये कौन सा डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA है, और ये जो NIA मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इट गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। हाउ स्ट्रॉन्ग द मैग्नेटिक डाइपोल इज, ये बताएगा, ये कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा, ये यहां से आप निकाल सकते हैं। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस M वेक्टर अपॉन x क्यूब। क्यों, डायरेक्शन कैसी है, देखो B वेक्टर और M वेक्टर दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का मतलब इधर क्या लिया आपने, इधर किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ पोल होता है, इसमें भी साउथ टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से किधर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवे जाएंगे, साउथ में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो बताइए इधर कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल की वजह से किधर आया, अवे आया। तो ये देने के मैग्नेटिक फील्ड और M दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, इससे होगी। अब हमें ये भी डिफाइन करना पड़ेगा, ये जो M है, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, अब हम इस पर फोकस करते हैं। इस वाले पर अगर आप फोकस करोगे तो देखिए, इस पर फोकस करने के बाद क्या मिलेगा आपको, M इज इक्वल टू NIA। ये हमने कोई भी कॉइल लिया और ये है बच्चों, इसमें I अगर करंट है और इसका A इसका एरिया है पाई A स्क्वायर, और I इसमें आपने करंट लिया तो M बनेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा राइट हैंड थंब रूल से गवर्न करते हैं, MIA के लिए रूल है राइट हैंड थंब रूल। हम इधर जाएगा, अगर कर्ल ये है, अगर ये वाली डायरेक्शन है, कौन सी वाली डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपवर्ड होगा। और अगर यही डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज कर देंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। कितनी करंट है, I है, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे M इज इक्वल टू NIA वेक्टर, ये बनेगा फॉर्मूला। M एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, वो हमने पढ़ा है, M किसके अलोंग जाएगा, IA के, और I की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो IA की डायरेक्शन कौन सी लेनी पड़ेगी, अवे, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज से अवे है, क्लॉकवाइज के किधर है, टुवर्ड्स है। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंटी क्लॉकवाइज अगर यहां से रिंग ले, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर, तो डाइपोल मोमेंट भी किधर होगा, ऊपर होगा, ऊपर की तरफ होगा। और अगर क्लॉकवाइज है तो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो नॉर्थ पोल से किधर जाती है मैग्नेटिक फील्ड, किधर होता है, अवे, और साउथ पोल में किधर होता है, टुवर्ड्स। तो ये दोनों का रूल बनेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। अपार्ट फ्रॉम दिस डेरिवेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और अगर सिंगल टर्म कॉइल है तो n की वैल्यू कितनी रख सकते हो, 1 रख सकते हो। सिंगल टर्म के लिए n की वैल्यू 1 आएगी, और अगर n की वैल्यू 1 आएगी तो फॉर्मूला बन जाएगा M इज इक्वल टू IA। तो जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है दैट बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, whose magnetic dipole moment is given by NIA for a coil of n number of turns, and for a single turn coil we have I into A. I the current flowing, A is the area of the coil, and I have given you the rule for finding the direction of M vector. If the direction of current is anti-clockwise, that is away. If the direction of the is clockwise, then towards. Clockwise के towards हो जाएगा और anti-clockwise के किधर हो जाएगा, away हो जाएगा. So this is a way to find the direction of magnetic dipole moment. And this is the physical significance of magnetic dipole moment in this formula. तो डेरिवेशन तो केवल यहीं तक खत्म हो गया था, डेरिवेशन तो हमने b निकाल दिया था, म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। सब बच्चों को ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, एंटी क्लॉकवाइज है, अवे और क्लॉकवाइज है तो टुवर्ड्स है। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हमने ये फॉर्मूला बनाया और इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले से कंपेयर किया तो हमें दोनों के बीच में एक एनालॉजी मिली, दोनों के बीच में एक सिमेट्री मिली, और उस एनालॉजी की वजह से हमने नया फॉर्मूला बनाया। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, और इसी में नई क्वांटिटी को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया किसकी वजह से, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अच्छा, अब देखिए इसमें एक चीज और निकालते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपने बनाया है, इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला, अगर इसमें हम x को 0 ले लें,
इफ x इज इक्वल टू 0 स्पेशल केस लेकर के बताइए x 0 का मतलब ये P पॉइंट कहां जाएगा, O पे आ जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, सेंटर बनेगा कॉइल का, सेंटर ऑफ द कॉइल। और अगर सेंटर बनेगा तो बताइए B कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2। बताइए यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, x की पावर कितना आ जाएगा, x को 0 रखा है आपने, क्या आएगा 2a आ गया, और a से a कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन कितना आएगा, ये पावर 3 हो गया बच्चों। देखो a की पावर कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पावर कितनी होगी 3, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। और यही फॉर्मूला आपने हम कल डेराइव किया था, यानी कि लास्ट लेक्चर में डेराइव किया था, किसके लिए, फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो ये क्रॉस चेक भी हो गया, इसी फॉर्मूले से ये भी डेराइव हो गया। तो एक्सियल लाइन में अगर x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो कहां मिलता है, सेंटर पर भी आप फाइंड कर सकते हैं, और सेंटर पे वही रिजल्ट आया जिसमें हमने डायरेक्ट इसका डेरिवेशन किया था। तो ये क्रॉस चेक भी हो गया स्पेशल केस में, जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो दीज आर द टू एप्लीकेशंस ऑफ बायट्स एंड सेवर्ट्स लॉ। वन एप्लीकेशन इज एट द सेंटर ऑफ द कॉइल एंड द सेकंड एप्लीकेशन इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द current carrying circular coil. तो these are the two applications of the Biot and Savart's law. ये पूरा हो जाता है Biot-Savart law and its application.